हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से संबंधित हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण और भी अदर्स जो न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट होता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब एक ही करना है तथा सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बात करें कल के हमारा जो अभ्यास प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो पहला था झारखंड, दूसरा था उत्तर प्रदेश, तीसरा था बिहार, चौथा था पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मैंने और भी पूछा था कि इसकी कैपिटल क्या होती है, इसके सीएम कौन है और इसके गवर्नर कौन है। ठीक है, तो आप में से सत्या जी ने और बीकॉम आईएएस ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था और पूरा इसका डिटेल से आंसर दिया था। सो आप लोग जो भी नहीं देते हो वो भी आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, यहाँ पे जो अब बात करें यूपी के जो कैपिटल है तो क्या है, लखनऊ है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो यूपी के जो अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, सीएम, वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यूपी के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले एमपी की गवर्नर थी। बाद में क्या किया गया है, अभी 2019 में ही उनको बनाया गया है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का गवर्नर। लेकिन अब आपको याद रखना होगा कि एमपी के जो गवर्नर थे तो जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वो यूपी का और एमपी के प्रेजेंट टाइम में दोनों ही राज्य की गवर्नर है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है क्योंकि एमपी के गवर्नर की स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इसलिए वो उनका कार्यभार संभाल रही हैं। ठीक है, यानी कि जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वो दो राज्य की अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। वो कौन कौन से हैं, तो यूपी है और एमपी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह मंजूरी 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक दी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा पहला था कि 10 मार्च को या कि 15 जनवरी को या 12 अप्रैल को या 15 जुलाई को। ठीक है, तो जो हमारा विश्व युवा कौशल दिवस है वो कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो बताया गया है कि प्रतिवर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया है। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलप करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पे पूछा गया है कि गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो पहले में है 30,000 करोड़ रुपए, दूसरे में है 25,000 करोड़ रुपए और तीसरा है हमारा 10,000 करोड़ रुपए, चौथा है हमारा 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल के लिए पूछा गया है कि जो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है वो कितने हजार करोड़ रुपए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 30,000 करोड़ रुपए यानी कि 4 अरब डॉलर, ठीक है, डॉलर की बात करें तो 4 अरब डॉलर और 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई है। गौरतलब है कि मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों ने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। अब गूगल भी जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ा निवेश करने जा रही है। गूगल ने हाल ही में कहा था कि वह भारतीय डिजिटल बाजार में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तो पहला है दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। लेकिन यहाँ पे व्याख्या की बात करने से पहले यहाँ पे आप जो 4 राज्यों के आपको नाम दिख रहे हैं, तो ये असल में 4 राज्यों के नाम नहीं है। ठीक है, 3 ही राज्य हैं यहाँ पे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अपने भारत की कैपिटल नई दिल्ली है, और जो दिल्ली है वो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हालांकि इसके राज्य बनने की बात चल रही है, लेकिन अभी इसको राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे राज्य पूछा गया। हमेशा क्वेश्चन में आप लोग छोटे छोटे मीनिंग का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमें क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली राज्य सरकार नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हो। और ये बात बहुत ध्यान वाली होती है कि क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, नहीं तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। यानी कि ये तीनों ही राज्य हैं, लेकिन दिल्ली अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो बताया गया इसमें कि नीतीश सरकार ने, क्योंकि बिहार में जो सीएम है अभी नीतीश जी हैं, तो नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के करीब है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो यहाँ पे हमारा पहला है 4 वर्ष, दूसरे में है 7 वर्ष, तीसरे में है 5 वर्ष और चौथा हमारा है 3 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियां लिखी गई हैं, जो इनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके पहले बीसीसीआई के जो सीईओ थे, उन्होंने राहुल जौहरी वो क्या कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद कौन इस जगह पे नियुक्त हुआ है? तो यहाँ पे पहला है हेमंग अमीन, दूसरा है जय शाह, तीसरा है अरुण धूमल और हमारा चौथा जो है वो सीके खन्ना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेमंग अमीन। उसके बाद इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो बीसीसीआई पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल जौहरी को 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे, जो कि क्या थे, शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। हेमंग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के संचालन समिति में शामिल है। ठीक है, यानी आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक है, और आप आईपीएल मैच भी देखते हो। उसके बाद हम बात करें, वे आईपीएल के सीईओ हैं, मतलब कि सीओओ हैं। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? ठीक है, यहाँ किसको खरीदने की मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? तो गोबर खरीदने का, जो गाय का गोबर होता है, तो उसको मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे हम बात करें मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान,
दूसरा है गोधन न्याय योजना, तीसरा है कृषक जीवन ज्योति योजना, और हमारा चौथा जो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक है, तो जो ये इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका गोधन न्याय योजना। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5,300 गोधन मतलब कि गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं। यहाँ जहाँ से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन मतलब कि प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक और द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इस योजना से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो कि गाय को नहीं घर में रखना चाहते थे वो भी अब रखेंगे, क्योंकि अब 2 रुपये किलो गाय का जो गोबर है वो छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है। ठीक है, क्योंकि इससे जैविक खाद बनती है, तो इसलिए वो ऐसा कदम उठा रही है और इससे काफ़ी सारे फायदे भी हैं। तो इसके तहत भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको योजना का नाम याद रखना जो है गोधन न्याय योजना। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस IIT संस्था ने SHUDH नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। तो यहाँ पे पहला है IIT कानपुर, दूसरा है IIT दिल्ली, तीसरा है IIT खड़गपुर, चौथा है हमारा IIT रुड़की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि IIT कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। UV यानी कि अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10x10 यानी कि 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपका यदि 10 बाई 10 का रूम है तो वहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर ही जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो कीटाणु को मतलब नष्ट कर सकती हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो पहला है सबरीमाला मंदिर, दूसरा है अट्टकल भगवती मंदिर और तीसरा है चट्टानिककर मंदिर और हमारा जो चौथा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी स्वायत्त अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? तो यहाँ पे पहला है फ्रांस, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है जर्मनी और हमारा चौथा है रूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोलैंड। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें यदि तो यहाँ पे बताया गया है कि पोलैंड के रूढ़वादी विचारों वाले दल के
अंद्रेज डूडा को चुनावों में कुल 50.21% मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 48.79% मत प्राप्त हुए। गौरतलब है कि पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यह पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। पोलैंड की आबादी की बात करें यदि, तो 38.5 मिलियन से अधिक है और लगभग 31 यहाँ पे हो जाएगा 3,12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये पोलैंड के अभी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, दूसरी बार लगातार ये चुने गए हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यहाँ पे थोड़ा सा पोलैंड के बारे में बताया गया है कि जो पोलैंड देश है वो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है, यानी एक कंट्री है। ये पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ठीक है, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ। ठीक है, यानी ये इतने देशों के साथ से सीमा साझा करता है और इतने देशों के बीच में ये घिरा हुआ है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी आबादी कितनी है? 38.5 मिलियन से अधिक है। और इसका वर्ग जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी के जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है? तो पहला है 205 करोड़ रुपए, दूसरा है 107 करोड़ रुपए, तीसरा है 305 करोड़ रुपए और हमारा चौथा है 405 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 107 करोड़ रुपए। उसके बाद इसकी यदि हम व्याख्या की बात करते हैं तो बंदरगाह पर मौजूदा अग्निशमन सुविधा एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय OISD के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है। इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। स्थापित अग्निशमन सुविधाएं पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि रीवा में हाल ही में एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यह कथन सत्य है? तो रीवा एक मध्य प्रदेश का जो जिला है और संभाग भी है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इसके संदर्भ में इस परियोजना के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है, इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी कि RUMSL ने विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन को रोका जाएगा, रोका जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो अभी सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पे रीवा में उद्घाटित की गई है, तो इसके बारे में ये 3 में से कौन से कथन सत्य हैं या नहीं है, इसके बारे में सत्य हैं कौन कौन से, और तो बताना है आपको राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यदि हम, तो इसमें है केवल 1, दूसरे में है केवल 2, तीसरे में है 1 और 3 और हमारा चौथा है 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि केवल 1 स्टेटमेंट राइट है या कि केवल 2 स्टेटमेंट या कि 1 या 3 या तीनों ही स्टेटमेंट राइट उस परियोजना की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है और आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर दोगे क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रीवियस डे के जितने भी अभ्यास प्रश्न होते हैं वो अपने प्रीवियस डे के ही होते हैं। तो अब इतनी आशा तो रख सकते हैं कि आप सभी लोग जो भी पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दोगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए और यदि नहीं पसंद आए तो फिर भी लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।